दोस्तों, दुनिया में जब भी खूंखार और क्रूर तानाशाहों की बात होती है तो हमारे दिमाग में हिटलर और किम जोंग उन जैसे तानाशाहों के नाम आते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले हमारे बीच एक ऐसा तानाशाह भी मौजूद था जो जितना बेरहम था उससे कहीं ज्यादा अय्याश था, जितना खामोश था उतना ही सनकी भी था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, हरम उसका ठिकाना था। वो स्कूली लड़कियों के साथ रेप करता था। तानाशाह के इन शौकों की वजह से भोली भाली लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था क्योंकि वो सेक्स का भूखा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी की, जिसका पूरा नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू मियार अल गद्दाफी है, जिसको लोग कर्नल गद्दाफी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस तानाशाह के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1967 में इजराइल और अरब देशों की लड़ाई हुई, जिसमें इजराइल की जीत होती है और अरब देशों को हार झेलनी पड़ती है। इसका असर साफ साफ अरब देशों पर पड़ा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर लिबिया पे पड़ा, क्योंकि उस समय तक लिबिया में राजशाही चलती थी और इद्रिस वहां का शासक था। इस हार के बाद लिबिया के लोगों के मन में राजा को लेकर असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि वहां के लोगों ने ये माना कि अरब देशों की हार का जिम्मेदार इद्रिस है था। उसी समय लिबिया की सेना में गद्दाफी कैप्टन के पद पर काम कर रहा था। गद्दाफी ने राजा के लिए लोगों के गुस्से को भांप लिया और उसके बाद गद्दाफी तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग करने में लग गया। इसी दौरान राजा इद्रिस सन 1969 में विदेशी दौरे पर तुर्की जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर गद्दाफी उनके पीठ पीछे अपनी साजिशों को अंजाम देता है। उसने धीरे धीरे सभी को अपने पक्ष में लिया और इस तरह लिबिया में तख्ता पलटने की पूरी तैयारी हो गई। जैसे ही इद्रिस तुर्की से वापस लौटते हैं तो उनके सामने गद्दाफी विकल्प रखता है कि या तो वो खुद गद्दी से उतर जाएं और दूसरे देश में जाकर शरण ले लें, अन्यथा यहीं रहकर अपनी मौत का तमाशा देखें। कहते हैं कि इद्रिस अपनी जान को खतरे में देखकर गद्दाफी की बात मान लेते हैं और लिबिया छोड़ देते हैं और दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। जिसके बाद लिबिया के नेशनल रेडियो चैनल पे अनाउंसमेंट होती है कि इद्रिस की हुकूमत अब खत्म हो गई है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इस तख्ता पलट के पीछे कौन है और अब हुकूमत किसके हाथों में जाने वाली है। 7 दिनों तक ये राज बना रहता है। 7 दिन बाद 1 सितंबर 1969 को यह ऐलान होता है कि गद्दाफी लिबिया का नया शासक होगा। उसके ठीक बाद पहली बार जब गद्दाफी ने लिबिया की जनता को संबोधित किया तो उसने कहा कि आज से लिबिया में राजशाही शासन का पतन हुआ और आज से लिबिया में जनता का शासन होगा। ये सुनकर वहां की जनता भी खुश हुई कि चलो कुछ नया और अच्छा होगा। वहां की जनता की राय गद्दाफी को लेकर इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि गद्दाफी उस समय के इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर का प्रशंसक था और अब्दुल नासिर के इमेज उस समय बहुत अच्छे थे, तो लोगों को लगा कि वो भी उनकी तरह अच्छे काम करेगा। लेकिन जब गद्दाफी ने कुर्सी संभाली तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। उसने कई सारे राजशाही के नियमों को बदल दिया और गद्दाफी खुद भी एक राजा होकर एक साधारण जिंदगी जी रहा था। ये बात वहां की जनता को पसंद आने लगी। और आपको बता दें, जब लिबिया के राजा इद्रिस थे तब वहां की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहां पे मौजूद तेलों के भंडार पर विदेशी कंपनियों का अधिकार था और वो कंपनियां मन मुताबिक तेल का उपयोग करते थे। लेकिन जब गद्दाफी सत्ता में आया तो उसने बात को भांप लिया कि लिबिया की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो लिबिया के खजानों और कच्चे तेल का कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कर्नल गद्दाफी ने तेल कंपनियों के सामने कुछ शर्तें रखी और उनसे कहा कि यदि उन्हें लिबिया में काम करना है तो इन शर्तों को मानना पड़ेगा। आखिर में हारकर विदेशी तेल कंपनियों को कर्नल गद्दाफी की शर्तों के आगे झुकना पड़ा, जिससे देखते ही देखते लिबिया देश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और गद्दाफी और अमीर होता चला गया। लिबिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग होते देखकर अरब के सारे देशों ने अपने देश में कर्नल गद्दाफी के तेल नियमों को लागू कर दिया। आज भी ये नियम अस्तित्व में हैं, जिसके लिए कर्नल गद्दाफी की अरब देशों में काफी इज्जत होने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और गद्दाफी एक निरंकुश शासक बनता गया। जब उसे सत्ता की ताकत का एहसास हुआ तो उसने मासूम लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि कर्नल गद्दाफी अपने हरम में स्कूली लड़कियों का रेप करता था। उसको स्कूलों में जाना बहुत पसंद था। फिर बहाना कोई भी हो वो स्कूल पहुंच जाता था। स्कूल में उसे जो भी लड़की पसंद आती थी वो उस लड़की के सिर पर हाथ रख देता था और गद्दाफी के गार्ड्स को पता था इस इशारे का मतलब, और इशारा मिलते ही उसी रोज लड़की को उठा लिया जाता था और लड़की पहुंच जाती थी गद्दाफी के पास। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाला सच लिबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी की हरम से बाहर निकली लड़कियों द्वारा दुनिया के सामने आया। जुल्म और कालिक से डूबा वो हरम जहां हर रोज स्कूली लड़कियों को अगवा करके लाया जाता था, लड़कियों को सजाया संवारा जाता था और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गद्दाफी का गुलाम बना दिया जाता था। इतना ही नहीं, गद्दाफी के हरम में लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाने का काम भी एक औरत ही करते थे। गद्दाफी ने इस काम के लिए अपनी एक सेविका मुबारका नाम की औरत को रखा था। मुबारका इन मासूम लड़कियों को अश्लील फिल्में दिखाती थी। जो लड़कियां ऐसा करने से मना करती उनको खौफनाक सजा दी जाती थी। गद्दाफी हर समय सेक्स के नशे में डूबा रहता था। वो बहुत अधिक मात्रा में कामोत्तेजक दवाओं का सेवन करता था। वो अपनी हरम में लड़कियों को देखकर बर्बर हो जाता था। सेक्स का पागलपन इस तानाशाह पे इस तरह सवार था कि उसके आसपास रहने वाली सिक्योरिटी गार्ड्स भी खूबसूरत हसीनाएं होती थी। वो भी उस हरम की शोभा बढ़ाते थे।
कर्नल गद्दाफी हर समय इन बॉडीगार्ड हसीनाओं से घिरा रहता था। गद्दाफी की सुरक्षा के लिए उसके आसपास 40 लेडी कमांडोज तैनात रहती थीं और गद्दाफी का बॉडीगार्ड बनने के लिए लड़कियों का कुंवारा होना जरूरी था। उनको हथियार चलाने, कुंफू और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। गद्दाफी के सुरक्षा दस्ते में शामिल होने से पहले उन्हें कई तरह के इम्तिहान देने पड़ते थे। लड़कियों को तब तक कुंवारा रहना पड़ता था जब तक वो गद्दाफी के लेडी कमांडो दस्ते में शामिल रहती थीं। कहा जाता है कि गद्दाफी पहले उनका वर्जिनिटी टेस्ट करता था, फिर जाकर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। गद्दाफी के इन हसीनाओं के दस्ते को किलिंग मशीन कहा जाता था। सभी लेडी कमांडोज नेल पेंट, लिपस्टिक और महंगे परफ्यूम्स से तरोताजा रहते थे। कहा जाता है कि ये सभी लेडी कमांडोज कर्नल गद्दाफी की दिलो जान से हिफाजत करते थे। साल 1998 में जब कर्नल गद्दाफी पर जानलेवा हमला हुआ तो इस हमले के दौरान गद्दाफी की लेडी कमांडो टीम की एक हसीना ने अपने सीने पर गोली खाकर गद्दाफी की जान बचाई थी। बताया जाता है कि गद्दाफी का हर एक दुश्मन उसकी सुरक्षा में मौजूद इन लड़कियों के हुस्न का दीवाना हो जाता था, लेकिन ये गार्ड्स जितनी खूबसूरत थीं उससे कहीं ज्यादा बेरहम भी थीं, जो कर्नल गद्दाफी के दुश्मन के टुकड़े करने में समय नहीं लगाती थीं। इसलिए इन्हें किलिंग मशीन कहा जाता था और इसी वजह से कर्नल गद्दाफी ने अपने सबसे भीतरी सुरक्षा घेरे में इन हसीनाओं को तैनात कर रखा था। दोस्तों, औरतों को लेकर उसकी दिलचस्पी यहाँ तक थी कि वो विश्व की शक्तिशाली औरतों से दोस्ती करना चाहता था। उसको जो भी खूबसूरत पावरफुल महिला दिखती वो उसका मुरीद हो जाता था। गद्दाफी का एक किस्सा काफी चर्चा में तब आया जब उसने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर अलब्राइट को एक मीडिया रिपोर्टर द्वारा संदेश भेजा कि वो उनसे प्यार करता है और यदि वो उसके बारे में भी ऐसी ही भावना रखती है तो अगली बार जब भी टीवी पे आए तो हरे लिबास में आए। अब दोस्तों, ये तो पता नहीं चल सका कि अगली बार वो टीवी पे आई तो उन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने थे कि नहीं, लेकिन गद्दाफी का ये एकमात्र क्रश नहीं था। उसकी हर शक्तिशाली औरत पे फिदा होने की आदत थी, जिनमें से एक कॉन्डोलीजा राइस भी थी। वो भी उस समय अमेरिका के मिनिस्टर थी। दोस्तों, गद्दाफी के बारे में जानकर आपके मन में ये जरूर आया होगा कि उसकी नजरों में भारतीय महिलाओं के लिए क्या सोच थी। आपको बता दें कि भारतीय महिलाएं उसकी कमजोरियों में से एक थी। वो अपने घर पे बॉलीवुड अभिनेत्रियों को आमंत्रित करता रहता था और उन्हें कई सारे महंगे तोहफे भी देता था। जाहिर है कि ये अभिनेत्रियां भी कुछ न कुछ उपहार गद्दाफी को देती ही रही होंगी। खैर, सन 2000 में जब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी तो दिलफेक गद्दाफी की नजर भी इस भारतीय हसीना पे पड़ गई। फिर क्या, गद्दाफी ने लारा दत्ता को अपने देश आने का निमंत्रण भेज दिया। ये बात ऑफिशियल तब हुई जब कर्नल गद्दाफी और लारा दत्ता की एक अंतरंग तस्वीर मीडिया में लीक हो गई। इसके बाद लारा मीडिया के सवालों के घेरे में आ गई, लेकिन फिर भी गद्दाफी के घर की पार्टियों में लारा दत्ता दिखाई देती रही। वो गद्दाफी की पसंद बनी रही। खैर, ये सब गद्दाफी की अय्याशी के किस्से थे, लेकिन इनसे भी बढ़कर जब वो लोगों पे जुर्म करने लगा तो धीरे धीरे गद्दाफी के खिलाफ भी जनता के मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया। इसी के चलते लीबिया की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने गद्दाफी के पोस्टर पे कालिख पोत दी और जब इस बात का पता गद्दाफी को चला तो उसने उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के गेट पे ही फांसी पे लटकवा दिया। ऐसा ही किस्सा दुनिया के सामने तब आया जब गद्दाफी ने वहां की एक जेल में लगभग 1200 कैदी जो कि उसके विरोधी थे उनको एक कतार में खड़ा करके गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले जो उसका विरोध करते थे वो उनको भी मरवा देता था। उसने कई बार अमेरिका और यूरोप के कई लोगों को मरवाया था और हद तो तब हो गई जब उसने खुलकर आतंकियों और आतंकवाद का समर्थन किया, जिससे इस तानाशाह का जुल्म झेल रहे लीबिया के लोगों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब उन्हें विश्व के अन्य देशों और सुरक्षा संगठनों से सहयोग मिला। उस दिन से तानाशाह गद्दाफी के उल्टे दिनों की शुरुआत हो गई। फरवरी 2011 में लीबिया में विद्रोह ने बड़ा रूप ले लिया और ये विद्रोह फरवरी से अक्टूबर तक चला। इस दौरान गद्दाफी ने अपनी बीवियां, बेटियां और कुछ बेटे देश के हालात देखते हुए अल्जीरिया भेज दिए, लेकिन गद्दाफी और उसके कुछ बेटे वहीं लीबिया में ही रुके रहे। उधर विद्रोही सेना और सुरक्षा संगठनों ने गद्दाफी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी विद्रोहियों द्वारा गद्दाफी की सेना का दमन होता तो कभी गद्दाफी द्वारा विद्रोहियों का दमन किया जाता। इसी बीच जब लीबिया में इतने जुल्म होने लगे तो सुरक्षा परिषद द्वारा लीबिया में नेटो की सेना भेजी गई, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि शक्तिशाली देशों का संगठन था। इनका उद्देश्य वहां के लोगों की सुरक्षा करना और गद्दाफी को सत्ता से बाहर निकालना था। आखिरकार लीबिया के इतिहास में वो दिन भी आया जब गद्दाफी की तानाशाही खत्म होने वाली थी। 20 अक्टूबर 2011 को नेटो सेना को अचानक नजर आता है कि लीबिया के सिरते शहर से करीब 25 से 30 गाड़ियों का काफिला बड़ी तेजी से गुजर रहा है। नेटो सेना को इस बात का पूरा अनुमान था कि उनमें से किसी एक कार में गद्दाफी हो सकता है, जिसके बाद नेटो सेना ने उस काफिले पे हवाई बमबारी की, जिससे गाड़ियों का आधा काफिला उड़ गया। जो बचे वो भाग निकले और जो भागे उनमें एक कर्नल गद्दाफी भी था। उस समय गद्दाफी अपने होम टाउन सिरते की गलियों में भाग रहा होता है। एक तरफ विद्रोही उसकी जान के पीछे पड़े थे तो दूसरी तरफ नेटो की सेना जो हवा से उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। गद्दाफी जब भागते भागते थक गया तो एक पाइप में जाके छुप गया। बदकिस्मती से उसको छुपते हुए एक विद्रोही ने देख लिया और फिर विद्रोहियों ने गद्दाफी को पाइप से निकालकर जानवरों की तरह मारा। उसके बाद उसके दोनों पैरों में गोली मार दी ताकि वो कहीं भाग न सके।
हालांकि इससे पहले कि नेटो की सेना आकर गद्दाफी को हिरासत में लेती, उससे पहले ही एक विद्रोही ने उसके सिर पे एक गोली मार दी, जिससे कर्नल गद्दाफी की वहीं मौत हो गई। पूरी लिबिया में जश्न मनने लगा और इस तरह 42 साल बाद लिबिया से तानाशाही और तानाशाह के जुल्मों का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कर्नल गद्दाफी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।